बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। अगर हम सऊदी से ख़ुद ही अप्लाई करते हैं या थ्रू एजेंट करते हैं तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें अटेस्टेशन उनकी रिक्वायर्ड होती है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस पेज पे हमने निकालना होता है उनको, और क्या क्या लवाजमात होते हैं अगर हम तशहीर ऑफिस की बुकिंग भी कर लें लेकिन अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तब हमें जो है दोबारा से वापस किया जाता है। अक्सर केस इस तरह के सामने आए हुए हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में भी कि कई भाइयों ने ये कमेंट किए थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स बता दें और क्या क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सिमल्टेनियसली सेम प्रोसीजर के साथ वीज़ा की इनिशिएशन सबमिशन स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया के वीज़े ऑलरेडी जो हैं निकलना भी स्टार्ट हो गए हुए हैं, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। कुछ लोग पहुंच भी गए इधर सऊदी अरब, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की वीज़ा एम्बेसी से वापस नहीं आए हुए। उसकी भी वजूहत बताएंगे, और सेम बांग्लादेश की भी अभी तक वीज़ा स्टैम्प होकर वापस नहीं आए। सारी चीज़ें हम इस वीडियो को में डिटेल से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा वीडियो का जो थीम है उस पर हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किस इदारे से हमने वो रजिस्टर कराने होते हैं ड्यूरिंग जब हम तशहीर ऑफिस जाते हैं, तरीक़ाकार क्या है, सारी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो हम जब यहाँ पे सऊदी में अप्लाई कर लेते हैं मूफा वेबसाइट पे, तो अपने फैमिली को बुलाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को बुलाने के लिए, अपने बच्चों को या अपने वालिदैन को बुलाने के लिए तो हमें मूफा वेबसाइट पे जाना पड़ता है। उधर एक फॉर्म फिल करनी पड़ती है। वो फॉर्म फिलिंग के बाद हमें एक चैम्बर नंबर जो है वो अलॉट हो जाता है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात है कि हमें जब चैम्बर नंबर मिल जाता है तो उसके तकरीबन 7 दिन बाद हमें एक और नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर इशू हो जाता है, जो हम यूटिलाइज़ करते हैं तशहीर की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो ये एक अक्सर लोग इस तरह कर लेते हैं कि चैम्बर नंबर उनको अलॉट हो जाता है लेकिन बाद में वो नहीं देखते, और उनके पास 7 दिन बाद जो है अपडेट आती है डॉक्यूमेंट नंबर की, लेकिन वो जल्दबाजी में होता है। वो फिर सोचते हैं कि भाई तशहीर ऑफिस में जाता हूँ, तशहीर वेबसाइट पे मैं जाता हूँ तो हमारी जो है वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन नहीं हो रही, हमें एरर शो हो रहा है या कुछ इस तरह के मसले मसाइल। तो मसला ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए, उस पर ही आप अप्लाई करें, बेहतर यही होता है। और या फिर आप डायरेक्ट ही एजेंट के थ्रू अप्लाई कर लें, लेकिन वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे 4-5 हज़ार रुपये। तो फिर जब आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाता है, फिर आपने तशहीर वेबसाइट पे या आप किसी एजेंट को हायर करके उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है और ये किस इदारे से रजिस्टर होने चाहिए। सबसे पहले तो जब आप तशहीर वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और आपका टाइम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1 जुलाई को 10 बजे का टाइम है बुकिंग का, तो मुझे कम अज़ कम मिनिमम 20 से 30 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ठीक है, अगर आपका टाइम गुजर गया, क्योंकि जो परफार्मा होता है, जो आपके पास अपॉइंटमेंट होती है उसमें टाइम लिखा होता है, वो टाइम अगर गुजर गया और आपने टोकन नहीं ली तशहीर ऑफिस में तो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है। दूसरी जो बात है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो सऊदी वीज़ा होता है, जो ई नंबर होता है, वो आपके पास वो होना चाहिए A4 पेज पे। ठीक है, और आप इस तरह कीजिएगा कि आपके पास 2 सेट बना लीजिएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल, इतना खर्चा नहीं आएगा लेकिन ये जस्ट आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बंदा बगदड़ में होता है, एक फ़ाइल होता है वो गुम हो जाता है, दूसरी फ़ाइल आपके पास अगर स्पेयर पड़ी है तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आपकी गाड़ी में या आपके किसी बंदे के पास। तो सबसे पहले आपके पास जो सऊदी से इशू हुआ चैम्बर होता है, या हम इसे रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर बोल सकते हैं, उसका पेपर आपके पास, वो वीज़ा पेपर होना चाहिए। वो वीज़ा पेपर आप लोग कोशिश करें, ट्राई करें, बल्कि मस्ट वो कलर प्रिंट करवाएं। दूसरी जो चीज़ होती है, अगर आपकी वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं तो उनका जो है बच्चों के लिए जो है बी फार्म लाजमी है, बे फार्म लाजमी है, स्पेशली पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर के रीजन में। लेकिन अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए फिर FRC लाजमी है। आपकी खातून के लिए, अगर आपकी वाइफ आ रही है तो उसका निकाहनामा जो है वो होना लाजमी है और वो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। अच्छा, ये मैं जितने आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, चाहे वो FRC हो, चाहे वो बेफाम हो, चाहे निकाहनामा हो, वो सारी चीज़ें मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। मोफा पे इतना फ़ीस नहीं लगता तकरीबन। अगर आप मोफा के ऑफिस पे फर्स्ट टाइम चले जाएँ, किसी भी मोफा ऑफिस में या किसी भी सिटी में, यानी इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, या किसी भी रीजन में आप चले जाएँ, कराची में, तो आपको तकरीबन विदिन 2-3 घंटे वो अटेस्टेशन हो जाती है। और मैक्सिमम 40-50 रुपये जो है एक डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के लेते हैं। वो उस पर स्टिकर अप्लाई करके स्टैंप लगा लेते हैं, दैट्स इट। इतना कोई बड़ा लांझा नहीं होता। तो जो आपके बच्चों की बेफाम है या जो FRC है, बेहतर है आप दोनों ही बना लो। कभी कभार इस तरह होता है कि भाई कुछ वहाँ पे जो हजरात बैठे होते हैं काउंटर पे, तो वो कहते हैं भाई बेफाम से काम चल जाएगा, कुछ फिर डिमांड करते हैं कि भाई हमें FRC दे दें, लेकिन उस टाइम पे फिर FRC बनाते बनाते आप पे 2 दिन लग जाएंगे। तो बेहतर है आप पहले से FRC बना के उसको मोफा से अटेस्ट करवाओ, स्पेशली बच्चों के लिए। तो उसके बाद जो है आपकी वाइफ का निकाहनामा होना चाहिए, वो भी मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका कोई और रिलेटिव, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, बहन है, या आपकी वालिदैन है, तो उसके लिए भी आप FRC बनवाएं और FRC को मोफा से अटेस्ट करवाएं। तशहीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, कलर में होनी चाहिए। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की हुई है और आप डायरेक्ट एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो उनका अपना लेन देन होता है, वो आपको
उधर ही डायरेक्ट टोकन इशू करवा देते हैं जब आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने उससे पहले ही बात करनी कि भाई मैं इतने टाइम पे आ रहा हूँ, इतने बजे आऊँगा, तो मेरे लिए बराए मेहरबानी आप मेरा स्लॉट बुक कर दीजिएगा। वो आप खुद जानते हैं क्या क्या तरीकाकार होता है, एजेंट पैसे ही लेते हैं, ज़ाहिर बात है। उसके बाद आपके पास मिनिमम 2 कलर फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास। इसके पास आपके पास स्पॉन्सर, यानी आपका अगर हस्बैंड है या आपका वालिद है या जो भी हैं, जो भी स्पॉन्सर करते हैं आपको, जो जिसने आपको वीज़ा भेजा है, तो उसकी इकामा कापी और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो अक्षर से निकलती है। अगर अक्षर पे आप लॉगिन हो जाए तो वहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वो होती है, जगह होती है। आप उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कलर प्रिंट करके आप भी वो भी साथ लेते जाइएगा, ठीक है। आपने कम से कम 20 से 30 मिनट पहले जो है तशरीर ऑफिस जो है पहुंचना होता है। और वहाँ पे आप जैसे इन हो जाते हैं तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट की मैनुअल चेकिंग होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं कि नहीं। जैसे आपकी मैनुअल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो जाती है, उसके बाद आपको काउंटर पे जाना पड़ता है और उधर आपने टोकन लेना होता है। वो टोकन तक आपके लिए थोड़े धक्के मुक्के लेने पड़ते हैं, लेकिन जैसे आप टोकन ले लेते हैं तो उसके बाद वो टोकन नंबर ही चलता है। अगले काउंटर नंबर 1, 2, 3 या जिस पे भी आपको वो कॉल करते हैं तो आप उस पे ही वही टोकन वाला ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। इस पूरे प्रोसीजर के बाद इसी दौरान आपकी फ़ीस भी जमा होती है और एक बच्चे की जो फ़ीस होती है उसकी फ़ीस होती है 50,000 या 50,000 पर हेड। और एडल्ट्स की जो होती हैं, जो 20 या 20 प्लस होते हैं, यानी उसके एज पे डिपेंड कर रहा होता है। जितना भी उसका एज बड़ा होगा इतनी फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस होती है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे ही डिपेंड कर रहा है कि आपके कितने पर हेड जो है एक्सपेंसेस लगेंगे वीज़ा सबमिशन फ़ीस। तो तकरीबन 65,000 जो है मिनिमम अमाउंट है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 50,000 है। ये जैसे आप सारा प्रोसीजर करवा लेते हैं और सबमिट करवा देते हैं, तब आपको एक चीज़ अपने जहन में रखना है कि आपने वहाँ पे उनको बोलना है जो भी ज़रिए आपको आसान हो। जैसे इस्लामाबाद में आपको दूसरे ही दिन जो है वीज़ा स्टाम्प होके मिल जाता है। अगर आपको वीज़ा जो है अपने एड्रेस पे चाहिए, आपको अपना पासपोर्ट जो है अपने एड्रेस, अपने घर के एड्रेस पे चाहिए, तो इसमें तकरीबन 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि वो कोरियर वालों को देते हैं और कोरियर वाले जब आपके घर पहुंचाते हैं तो उसमें 2-3 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उधर ही तशरीर ऑफिस से खुद कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन उसको बता देना है कि मैं इधर से खुद कलेक्ट करूँगा। आप टोकन दे के जब 1-2 दिन वो आपको ड्यूरेशन बता देंगे, उसी ड्यूरेशन के बाद आपने जाके अपना जो पासपोर्ट है या जो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा हैं स्टाम्प होके रिसीव करवाना पड़ता है। तो ये थी जनाब मन कुछ न्यूज़। ये डॉक्यूमेंट जितने हमने आपको बता दिए। एक चीज़ मैं आपको लाजमी बताता चलूँ, दूसरी ये है कि आपके पास पासपोर्ट आपकी जो है आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और साथ में पासपोर्ट की एक कलर फोटोकॉपी आपने अपने पास रखनी होती है विद डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये भी लाजमी होता है। और आपने जो पासपोर्ट की कलर फोटोकॉपी आपने किस तरह निकालनी होती है कि यहाँ पे आपने अगर पासपोर्ट की कलर फोटोकॉपी निकाल दी तो आपने पेज को फाड़ना नहीं है बीच में। अक्सर वो फोटोकॉपी वाले क्या कर लेते हैं कि आपके जो पेज है वो बीच में काट देते हैं ऐसे, लेकिन काटना नहीं है। आपने पूरा A4 पेज ही उसको सबमिट कराना होता है विद डॉक्यूमेंट। जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये जितने भी मैंने आपको मुफ्त अटेस्टेशन के लिए बता दिए, इंशाल्लाह अगर ये सारे अटेस्टेड है तो विद फर्स्ट ट्राई आपका सारा कुछ हो जाएगा। और इंशाल्लाह बिना इन्हें आपको कोई परेशानी और मसले के, अगर आपके पास ये चीज़ें फॉर एग्जांपल ना भी हो तो वहाँ पे फिर 2 नंबर यही होती हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ खुद ही कर लो सारा कुछ, मुफ्त अटेस्टेशन भी कर लो और सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लो। 1-2 दिन हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे मसला ना और आपको दोबारा से ज़लालत ना काटनी पड़े, क्योंकि वो बहुत गर्मी होती है, बहुत भगदड़ और बहुत रश होता है, लाइनों में लगना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप पहली प्रिपरेशन कर लो। तो ये थी जनाब मन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी और लाजमी होते हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे थे। कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी, सो काइंडली हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ भाइयों को फ़ायदा हो जाए अगर इनको नहीं पता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और इस समय आप चले जाइएगा तशरीर ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, वीज़ा सबमिशन, वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।